माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोना काल में आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डोंट गो आउटसाइड योर होम एंड कीप स्टडिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। सो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of distance between them। तो बच्चों ये डिफिनीशन है जो ये कहता है कि किन्हीं भी दो चार्जेज जो स्टेशनरी हैं, दो स्टेशनरी चार्जेज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्जेज के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफिनीशन आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके और हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर सपोज कर लीजिए एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है Q2 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए है r, स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों ही निगेटिव चार्जेज हैं तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो इक्वल होता है। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भले ही Q1 और Q2 हैं पर ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से ही रिपेल करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दिस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बच्चों ये जो फोर्स है ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट के की वैल्यू होती है इतनी। तो बच्चों इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। जहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Constant K is called electrostatic force constant। Electrostatic force constant और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम एयर। For air or vacuum, its value is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग ये फोर्स को लिख सकते हैं। दिस फोर्स F कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतने न्यूटन फॉर एयर और वैक्यूम। अब हम जानेंगे कि ये जो
एप्सिलॉन नॉट है या परमिटिविटी है, ये जो टर्म आ रहा है परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। दो जो स्टेशनरी चार्जेज हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन काम करेगा अगर वो अलग अलग मीडियम में रखे जाएं। तो ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो इन सिंपल टर्म्स बच्चों देखो, जैसे दो चार्जेस Q1 और Q2 ले लिए गए और एक बार इन्हें एयर में रखा गया और r डिस्टेंस पे रखे गए ये, तो देखा गया कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है वो कैपिटल F है। सेम अरेंजमेंट को वाटर में डुबो दिया गया, यानी कि चार्जेस वही रहे Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी वही रखी गई स्मॉल r। अब देखा गया कि जो फोर्स काम कर रहा है वो F डैश है एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट दिस फोर्स F डैश इज F अपॉन AT। F डैश इज F बाई AT, यानी कि अगर सारी चीज़ें सेम रखी जाएं, चार्जेस सेम रखे जाएं, उनके बीच की डिस्टेंसेस सेम रखे जाएं, अगर वो एयर में है तो फोर्स कुछ अलग होगा, अगर उन्हें वाटर में रख दिया जाए तो फोर्स बदल जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। तो बच्चों, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो दो स्टेशनरी चार्जेस जो उस मीडियम में रखे गए हैं उन पे लगने वाले फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है, यानी कि किसी में एक मीडियम में रखा जाएगा तो फोर्स कुछ और होगा, वही अरेंजमेंट किसी दूसरे मीडियम में रखा जाएगा तो वो फोर्स चेंज हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में एयर में रखा गया तो फोर्स F था और वाटर में रखा गया तो फोर्स F बाई AT हो गया। तो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो डायमेंशन ऑफ K इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? F के लिए ML T माइनस 2, R स्क्वायर का मतलब L2 और Q का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, तो AT इंटू AT। तो बच्चों देखिए M तो M ही रहेगा ऐसे, L और L2 को मल्टीप्लाई करेंगे, L और L2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा L3 T की पावर माइनस 2। अब देखिए बच्चों यहाँ A इंटू A करेंगे, A स्क्वायर आएगा, A2 आएगा और वो न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा A पावर माइनस 2 और T इंटू T करेंगे तो T2 होगा और वह न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा T माइनस 2। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला बना? M L3 T पावर माइनस 2 यानी -4 और A की पावर -2। तो M L3 T -4 A -2। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का? वो बनेगा
Q1 Q2 यानी 80 इंटू 80, 80 इंटू 80 A2 T2 अपॉन F के लिए M L T माइनस 2 और R स्क्वायर यानी L2। तो बच्चों यहाँ डायमेंशनल फार्मूला जो हमें मिलेगा वो मिलेगा m पावर -1, ये m ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा -1 पावर में L2 इंटू L2 L इंटू L2 L3 और न्यूमरेटर में जाएगा तो L -3 और t की पावर -2 न्यूमरेटर में जाएगा t की पावर +2 और पहले से t की पावर 2 है तो जाएगा t की पावर 4 और a की पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करना है दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो एक दूसरे से 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर पर रखे हुए हैं एयर में। तो इसका सलूशन देखते हैं। बच्चों फार्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दो अल्फा पार्टिकल्स हैं तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2E, क्योंकि बच्चों हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, दैट इज 2E। तो F इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 2E इंटू 2E Q1 Q2 2E इंटू 2E अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻15, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या बना यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 2 ज़ा 4 और E स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻30। तो देखो बच्चों अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 10⁻⁻19 जो है वो बन जाएगा 10⁻⁻38। पावर पर पावर होता है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻⁻19 हो गया 10⁻⁻38 और 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 1.6 इंटू 1.6। अब बच्चों देखिए 16 दूनी 32, तो 1.6 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा। इसी तरह से इस वाले 1.6 से 2 टाइम्स ये वाला कट जाएगा और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 से ये कट जाएगा 4। अब सिर्फ क्या बचा? यहाँ देखने की बात है कि यहाँ बचा है ऊपर न्यूमरेटर में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38 और नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻30 है। अब ये 10⁻30 न्यूमरेटर में आएगा तो हो जाएगा 10⁻+30। तो देखो बच्चों 10⁻30 और 10⁻9 ये हो गया 10⁻39 और पहले से है 10⁻38, तो ये हुआ 9 इंटू 10⁻39 माइनस
38, यानी 9 इंटू 10 की पावर 1, इसका मतलब 9 10 जा 90 न्यूटन। दिस इज द आंसर, 90 न्यूटन। तो बच्चों इस तरह से कूलाम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इन एयर, इस क्वेश्चन का आंसर आता है 90 न्यूटन। कि ए फ्री पिथ बॉल कैपिटल ए ऑफ 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be nature and magnitude of charge given to a second pith ball B fixed 5 centimeter just below A so that ball A is stationary. तो बच्चों ये कहा जा रहा है अगर दो बॉल्स हैं, दो पिथ बॉल्स हैं, जिसमें से एक बॉल A है जिसका मास दिया हुआ है 8 ग्राम और ये फ्री है, यानी कि यहाँ कहीं पर ये एक बॉल है, ये बॉल A है, ठीक है। और what must be the nature and magnitude of charge given to the second pith ball B which is just 5 centimeter just below A, इसके ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे यहां कहीं एक दूसरी बॉल रखी गई है, दिस बॉल इज बी। अब बच्चों ये जो अब ये जो बॉल ए है इसका मास दिया हुआ 8 ग्राम, तो इसका मास जो है, इसके मास के कारण इसका जो वेट होगा वह वेट mg ऐसे डाउनवर्ड होगा। अब अगर ये हवा में है तो ये हवा में ऐसे नीचे आने का प्रयास करेगी ना, इट विल टेंड टू कम डाउनवर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अगर इसके ऊपर का जो चार्ज है वह 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलाम का है, यानी हमें QA दिया हुआ है, QA दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलाम। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह भी हमें पता है, दैट डिस्टेंस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि इस B को कितना चार्ज दें, यानी कि QB की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये बॉल जो है बॉल A स्टेशनरी रहे और उसका नेचर क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों ये जो QA है ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलाम, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो QB को कितना होना चाहिए, ये कैसा नेचर इसका होना चाहिए। अब बताइए अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो जाता तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता वो F कूलाम्बिक फोर्स ऐसे डाउनवर्ड काम करता। अगर ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता, चार्ज A पॉजिटिव हो और चार्ज B निगेटिव हो जाए तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और यह फोर्स डाउनवर्ड होगा, जिसके कारण यह बॉल क्या करेगी, नीचे की ओर आ जाएगी, यानी कि हमारी बॉल स्टेशनरी नहीं रह पाएगी, यहाँ रुकी हुई नहीं रह पाएगी। इसलिए इस बॉल A को जो है हम अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बॉल B को भी पॉजिटिव चार्ज देंगे ताकि एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करे और जो कि इतना हो कि वह उसके वेट को अगर बैलेंस कर ले तो यह बॉल A स्टेशनरी रह जाएगी। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट mg ऑफ द बॉल A। तो F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू QA QB अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब बच्चों QB चाहिए तो यहां से हम लिखेंगे QB इज इक्वल टू mg अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9
और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और क्यू ए क्यूबिक डिनोमिनेटर में आ जाए। क्यू ए कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। क्यू बी तो यही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख करके हम लिख सकते हैं क्यू बी इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू ए। अब वैल्यूज रख देंगे और निकालने की कोशिश करेंगे क्यू बी को। तो यहां से आएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू है 8 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जी की वैल्यू है 9.8, अगर कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लेते हैं। और आर है 5 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया यार स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू ए है 5 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ रखने, 8 इंटू 9.8 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अच्छा, अब यहाँ पर 10 की पावर -3 पहले से है, उसको लिख लिया जाए। और यहाँ पर 10 की पावर -2 और उसकी पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -4, 10 टू दी पावर -4 अपॉन यहाँ पर 9 इंटू 5, 10 टू दी पावर 8 -8 और 10 की पावर 9, 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -8, यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 1, इसका मतलब 10। अब 5 जा 25, 5 टाइम्स चला जाएगा। अब ये हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 प्लस 4 49, तो ये 49 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -4, 10 पावर -7 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -8 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 8 9 जा 72, कैरी 7 और 8 4 जा 32 प्लस 7 39 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यूबी की वैल्यू आएगी, क्यूबी इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे 392 को, तो 9 से अगर डिवाइड करें 392, 9 4 जा 36, 3 2, 9 3 जा 27, 5 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 9 5 जा 45, तो आ गया 43.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। तो बच्चों इतना कूलाम चार्ज होना चाहिए बी पर। अब हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ क्या है उसको हम देखते हैं। तो बहुत ही आसान है बच्चों, जैसे हमने कूलाम्स लॉ देखा है सेम चीज़, बस उसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है। सपोज करिए कि ये दो चार्जेज हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो बच्चों ये दोनों चार्जेस सपोज कर लिए लाइक चार्जेज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इन पर अलग अलग फोर्सेस काम करेंगे। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड जिनका सेम होगा पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पर ये जो फोर्स काम कर रहा है दैट फोर्स
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो F और F लिख लीजिए। अब चूंकि ये फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पर, किसके कारण लग रहा है, सेकेंड के कारण से, इसलिए इस फोर्स का नाम दे दिया F12 वेक्टर। इस तरह से यह फोर्स किस पर लग रहा है, सेकेंड पर, किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट के कारण, तो इसका नाम दे दिया गया F21 वेक्टर। अच्छा, अब डिस्टेंस के लिए देखिए बच्चों, यह जो डिस्टेंस है, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, यानी चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जाएंगे, तो इसका नाम पड़ेगा R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से 2 की ओर जा रहे हैं। और जब हम इसमें यहां 2 से 1 की ओर आएंगे, तो इसका नाम पड़ेगा R21 वेक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं दिस फोर्स F इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जब हम लोग फोर्सेस लिखेंगे तो दो फोर्सेस है ना हमारे पास, पर दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फोर्स है हमारा F12 और दूसरा फोर्स है हमारा F21। और जब हम किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में वह फोर्स लगा होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर काम कर रहा होगा, उस डायरेक्शन वाला एक यूनिट वेक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे F12 वेक्टर है ना बच्चों, F12 वेक्टर है, तो F12 वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम करेगा, R21 कैप। इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21 कैप, और इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12 कैप। तो यहां F12 जब लिखेंगे तो आएगा R21 कैप, क्योंकि F12 और R21 दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही F21 वेक्टर लिखेंगे, तो F21 वेक्टर लिखेंगे तो F21 वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर काम कर रहा है, यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर, R12 कैप। तो यहां ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों हम लोग दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेज हों तो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। क्या फोर्स काम करेगा किसी एक चार्ज के ऊपर अगर उसके पास आसपास कई सारे चार्जेज हों, मल्टीपल चार्जेज हों। तो हम कहते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। When a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. अगर किसी सिस्टम में एक से दो से ज़्यादा चार्जेज हैं, जैसे सपोज कर लीजिए एक चार्ज यहाँ हो, एक चार्ज यहाँ हो और एक चार्ज यहाँ हो, तो बच्चों क्या होगा कि अगर हम देखें इन चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये और ये है। तो ये तीन चार्जेज हैं, एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है ये Q2 और एक चार्ज यहाँ पर है Q3। किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहें, जैसे सपोज कर लीजिए Q1 पर हमें चार्जेस, Q1 जो चार्ज है इस पर हमें नेट फोर्स चाहिए। अब अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तीनों ही चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलोंग इसको ये देखिए रिपेल किया इसने। और यह फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट पर। किसके कारण लग रहा है, सेकेंड चार्ज के कारण। तो दिस फोर्स वेक्टर इज F12 वेक्टर। इस तरह से बच्चों देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दिस फोर्स इज
F13 वेक्टर। अगर हम कहें कि फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज करिए कि ऐसे एक चार्जेस का अरेंजमेंट है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो चार्ज है, सपोज करिए यह है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। अब अगर हमें चाहिए कि Q4 पर कितना चार्ज जो है, ये Q4 है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, और ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये सीन हो कि ये निगेटिव -Q1, ये पॉजिटिव +Q2, ये निगेटिव -Q3 और ये पॉजिटिव +Q4 हो, तो Q4 पर जो लगने वाला फोर्स होगा, देखिए बच्चों, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखिए लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ ऐसे, कुछ ऐसे। अब ये फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्थ पर, किसके कारण, सेकेंड के कारण। तो दिस फोर्स इज F42 वेक्टर। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स का नाम होगा F43 वेक्टर। और देखिए बच्चों, ये वाला जो चार्ज है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ये फोर्स काम करेगा, एंड दिस फोर्स इज ऑन फोर्थ चार्ज एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इस फोर्स का नाम है F41 वेक्टर। तो अब अगर हम कहें कि Q4 पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q4, इट इज गिवन बाय F4 वेक्टर इज इक्वल टू F41 वेक्टर प्लस F42 वेक्टर प्लस F43 वेक्टर, F43 वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग फोर्सेस को निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करिए कि 3 चार्जेज स्मॉल q और स्मॉल q, यह तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। ये A पे रखा है, B पे रखा है, ये C पे रखा हुआ है। और बच्चों, इनका जो सेंट्रॉयड है कैपिटल Q, सेंट्रॉयड जो है वो O है, उस सेंट्रॉयड के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, यानी हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो, यह जो चार्जेस रखे हुए हैं ना, ये लाइन ज्वाइनिंग देखिए, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये होगी, यहाँ इसके और इसके बीच की लाइन ज्वाइनिंग ये है, और यहाँ इसके और इसके बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी वो कुछ ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यह जो फोर्स होगा जो Q, यहाँ पर ये वर्टेक्स A, B और ये C है, तो अगर इसको मैं कह दूं फर्स्ट चार्ज, तो इसके कारण जो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा F, और इसको अगर मैं फर्स्ट चार्ज कह दूं तो ये होगा F1 या FAO,
FAO, और यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा FBO, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा FCO। यानी FQ वेक्टर जो होगा वो होगा FAO वेक्टर प्लस FBO वेक्टर प्लस FCO वेक्टर। ठीक है। अब बच्चों आप एक बात ध्यान से देखिए कि चूंकि ये अगर ये सेंट्रॉइड पर है, Q चार्ज सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, इसका मतलब कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। यानी कि अगर हम लोग लिखें FAO तो लिखेंगे, इसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए इसको हम R कह दें, तो ये होगा FAO होगा KQQ अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से FBO इज ऑल्सो इक्वल टू KQQ अपॉन R स्क्वायर, एंड FCO इज ऑल्सो KQQ अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम लोग अगर लिखें इसे, देखें कि FAO वेक्टर, FBO वेक्टर, FCO वेक्टर, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग जिधर ये काम कर रहा है उधर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, AO कैप और BO वाले में BO कैप और CO वाले में CO कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि FQ वेक्टर इज इक्वल टू, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर भी है KQQ अपॉन R स्क्वायर। तो तीनों जगह से हम लोग ये KQQ अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा AO कैप प्लस BO कैप और प्लस CO कैप। अब ये जो AO कैप, BO कैप और CO कैप हैं, ये एक दूसरे से 120 डिग्री पर काम कर रहे हैं। ये जो AO कैप है वो ऐसे है, ये है AO कैप, और ये डायरेक्शन है BO कैप की, और ये वाली डायरेक्शन है CO कैप की। इनमें से किन्हीं दो के बीच में जो लगने वाला जो काम कर, जो किन्हीं दो के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। कोई भी दो हम लोग ले लें, उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और यूनिट वेक्टर्स अगर एक दूसरे से 120 और 120 डिग्री पर हों तो वो बनाते हैं साइक्लिक ट्रायंगल। ये कहलाते हैं ट्रायंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर्स। तो बच्चों अगर तीन यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर इस तरह से काम करेंगे तो इनका सम हो जाता है 0। तो ये वैल्यू होगी KQQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 0 वेक्टर, यानी ये हमारे पास आया 0 वेक्टर। तो इस तरह से अगर तीन चार्जेज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हों Q Q Q, और उसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा हो कैपिटल Q, इस चार्ज कैपिटल Q पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 0 वेक्टर।